नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। हमारा आज का सेशन हमारे फार्म मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पहले सेशन के कंटिन्यूएशन में है। तो आइए आज हम बात करेंगे फार्म बजटिंग, क्रेडिट, इन सब चीज़ों के बारे में। पर इससे पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस ईजिली मिल सके। चलिए तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्म बजटिंग होता क्या है। फार्म बजटिंग का मतलब होता है कि हम एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करें जो हमारे फार्म प्लान्स को एनालाइज कर सके, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं उनका जुडिशियस यूज़ हो पाए। फार्म बजटिंग को हम जो फार्म प्लान होता है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हम रिसीप्ट्स की टर्म्स एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपेंसेस या नेट इनकम कितना है, तो इसी को हम फार्म बजटिंग बोलते हैं। फार्म बजटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, रिटर्न्स को एस्टिमेट करते हैं और नेट प्रॉफिट निकालते हैं फार्म का किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए। तो फार्म बजटिंग को हम 3 मेजर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस में समझ सकते हैं। पहला, तब बजटिंग की जाती है जब क्रॉप सीजन से पहले की होती है। दूसरी होती है क्रॉप सीजन के टाइम पे, और तीसरा होता है जब क्रॉप सीजन हो चुका होता है। तो क्रॉप सीजन से पहले की बजटिंग में हम हमारा जो काम है उसका हम एक प्रोग्राम डिसाइड करते हैं कि ओके, हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे, एक ऐसा आउटलाइन तैयार करेंगे कि हमें ये प्रोग्राम्स करने हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी प्लान्ड हो और उस काफ़ी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करे। दूसरा होता है कि हम क्रॉप सीजन के टाइम पे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तीसरा टाइप का होता है हमारा एनालिसिस, रिजल्ट्स को एनालाइज करना। वो हम कब करते हैं? जब हमारा क्रॉपिंग सीजन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमारे इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो ये 3 टाइप की बजटिंग के एप्लीकेशंस हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि बजटिंग कितने टाइप की होती है। बजटिंग होती है 3 टाइप की: पार्शियल बजटिंग, एंटरप्राइज बजटिंग या टोटल या कंप्लीट बजटिंग। पार्शियल बजटिंग में हम बिजनेस के एक पार्ट को ही एनालाइज करते हैं। हम उस एक पार्ट ऑफ बिजनेस या किसी एक एक्टिविटी को ही हम उसके आउटकम्स और रिटर्न्स को एस्टिमेट करते हैं। तो उसमें हम बहुत सारी कॉस्ट जो हैं, एडिशनल कॉस्ट जो हैं, वो हम हटा देते हैं। जैसे कि हम इसमें केवल यही देखते हैं कि हमारे को उसमें कितना हमने ग्रो किया था और कितना हमें मिला, बस। बाकी सारी एडिशनल कॉस्ट जैसे सीड्स, मैन्योर्स, इरिगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब को हम हटा देते हैं, इन सब को एनालाइज नहीं करते। तो पार्शियल बजटिंग फुल बजटिंग का एक पार्ट है। तो पार्शियल बजटिंग हमारा सिंपल होता है, इजी होता है कि हम देख सकते हैं कि कितना हमारे एक्सपेंसेस थे और कितना यील्ड आया किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज का, तो हम उसे कितना बढ़ा सकते हैं, बस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस हो रहे हैं वो वर्कआउट किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक पूरा प्रॉपर प्लान बना के उसे पूरे आगे की कंप्लीट बजटिंग में डाल सकते हैं। तो पार्शियल बजटिंग का एक ड्रॉबैक ये है कि ये सारे रेलेवेंट फैक्टर्स जो हैं उनको एनालाइज नहीं करता, उनको कंसिडर ही नहीं करता। तो इसीलिए हम कंप्लीट बजटिंग की तरफ जाते हैं। एंटरप्राइज बजटिंग में हम एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज को एनालाइज करते हैं कि उसमें कितना इनपुट की ज़रूरत होगी, उसको एस्टिमेट करेंगे। हम देखेंगे कि ओके, हमारे को कितना कॉस्ट लग सकती है या उसके रिटर्न्स क्या हो सकते हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि इससे हमारे को सही कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स या एंटरप्राइजेस का पता चल जाता है कि ओके, हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हम इस तरह से इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करेंगे, तो हम इन इनपुट्स को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे को इसमें ज़्यादा फार्म इनकम मिलेगी। तो इस तरह से हमारे को पहले से ही हम सोच लें कि डिसाइड कर लें, एस्टिमेट कर लें कि हमें कितना लगेगा, तो उसके हिसाब से हम जितना ज़रूरत है उस टाइप का हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं इनपुट्स का। तो इस तरीके की बजटिंग में जो डेटा यूज़ होता है वो इनपुट डेटा होता है, जैसे कि सीड का, फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा वगैरह का क्या क्या चाहिए। फील्ड का आउटपुट डेटा चाहिए होता है, जैसे यील्ड पर हेक्टेयर कितना है, अलग अलग इनपुट यूज़ के लेवल पर, और फिर उसी की हम प्रोसेसिंग करते हैं, इनपुट और आउटपुट कितना होगा। तो इस तरह से इसे हम एंटरप्राइज बजटिंग बोलते हैं और हम काफ़ी जजमेंट ले सकते हैं इसमें। थर्ड आती है हमारी टोटल या कंप्लीट बजटिंग। टोटल बजटिंग जो होता है, टोटल या कंप्लीट बजटिंग जिसे बोलते हैं, इसमें एक प्लान बनाया जाता है पूरे फार्म के लिए और उसमें जितने भी एंटरप्राइजेस ले रहे हैं उन सब के लिए डिसीजन लिया जाता है। तो एक तरह से उसमें पूरा फार्म बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया जाता है।
तो इसीलिए इसे बोलते हैं कंप्लीट बजटिंग। तो इसमें जितना क्रॉप्स ली हैं, कितना लाइफ स्टॉक का क्या क्या प्रोड्यूसिंग मेथड्स यूज़ किए हैं, और हमारे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रिटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं पूरे फार्म से। तो उससे क्या होता है कि एक इनकम में प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं। जब फुल बजटिंग करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान जाएगा कि ओके हम कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं जो फार्म इनकम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पूरे फार्म के रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन, सारा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन को दिखाता है कि कितना हुआ है या क्या नहीं हुआ है, या हमने जो रिसोर्सेज यूज़ किए हैं और या जो हमने अलग अलग एंटरप्राइजेज एक साथ लिए हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या उनका कैसा कॉम्पिटिटिव रिलेशन है। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करके पता चलता है, क्योंकि जब हम पूरा लेंगे तो हमें पूरा दिखाई देगा कि ओके ये एंटरप्राइजेज जो अलग अलग हमने उठाए हैं उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। और रिसोर्स सब्स्टिट्यूशन को भी अलाउ करता है ये, और किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को ये बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है। तो जो जो हमने एंटरप्राइजेस लिए हैं वो सारे कवर होते हैं इससे, जैसे बोलते हैं कंप्लीट बजटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फार्म प्लानिंग और बजटिंग में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो वो एक अच्छे इंपॉर्टेंट ऑप्टिमम फार्म प्लान को या बजट को तैयार करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला स्टेप ये होता है कि टेक्निकल कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनको स्पेसिफाई कर लिया जाए। जैसे कि एक फार्मर को प्लानिंग करने से पहले, या एक जो फार्म प्लानर है उसको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से वो ले सकता है और कहाँ कहाँ से वो नए कौन कौन सी इंप्रूव चीज़ें यूज़ कर सकता है, इनपुट आउटपुट फैक्टर्स क्या यूज़ कर सकता है, क्या अप्लाई कर सकता है, उसकी जो लोकल कंडीशंस है उसके हिसाब से। तो उसका जो मेन सोर्स होता है वो रिसर्च ट्रायल्स हो सकते हैं, ट्रायल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकते हैं कल्टीवेटर के फील्ड पे, जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं उनसे वो जान सकता है, फार्म मैनेजमेंट के सर्विस के थ्रू से पता चल सकता है, फार्मर अपनी फील्ड पे खुद कितने ट्रायल्स कर रहा है उसके थ्रू पता चल सकता है, इन्फॉर्मेशन अगर कोई एक्सटेंशन वर्कर ने रिकॉर्ड की है तो उसके थ्रू पता चल सकता है। दूसरा ये है कि उसको प्राइसेस का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि उसे लास्ट 3 साल के प्राइसेस को लेना चाहिए, उनका एवरेज देखना चाहिए, और ताकि पता चल सके कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, प्राइस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस होते हैं तो उसके थ्रू पता चल जाता है कि ओके ये टेक्नोलॉजीज अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे या कम होंगे। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तीसरा स्टेप ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी चार्ट बनाया जाए। तो उसमें क्या होता है कि फार्मर की जो रिसोर्सेज हैं उनके बेस्ट यूज़ को डिटर्मिन किया जाता है, किसके थ्रू, प्राइसेस और इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट के बेसिस पे। तो जो उससे क्या होता है कि उससे एक एंटरप्राइज का बजट तैयार होता है, जो कैसे होता है कि उसमें वेरिएबल कैश एक्सपेंसेस कितने होंगे, ग्रॉस रिटर्न कितना होगा। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग एक प्रॉफिटेबिलिटी रैंकिंग चार्ट बनाया जाता है जिसमें नेट रिटर्न्स के बेसिस पे सारे एंटरप्राइजेस को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है कि फार्म मैप बनाया जाए। उस फार्म मैप में क्या होगा कि वो सब कुछ डिसाइड करेगा कि ओके सॉइल टाइप क्या है वहाँ का, टोपोग्राफिक फीचर्स क्या हैं जी, ड्रेनेज चैनल्स कहाँ कहाँ पे हैं, रोड्स कितनी जा रही हैं, वाटर चैनल्स कहाँ कहाँ हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं उनकी एक इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो जो फार्म रिसोर्सेज हैं उनकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए ताकि पता चले कि ओके लैंड, लेबर, एनिमल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब की लिमिट क्या है या साइज़ क्या है, और लिक्विड कैपिटल कितना है, तो उसके हिसाब से कितनी तैयारी करनी है। तो उससे क्या होता है कि रिसोर्स लिमिटेशन को एक्सेस करने का मौका मिलता है, और प्रोडक्शन की कितनी कैपेसिटीज़ है, फार्म के को कितना प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमें वो पता चलता है। नेक्स्ट है कि एग्जिस्टिंग फार्म प्लान को एनालाइज किया जाए। रिसोर्सेज के फुल यूटिलाइजेशन की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जितने एंटरप्राइजेस से कितना आउटपुट हमें मिल रहा है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। कॉस्ट कितनी लग रही है, रिटर्न कितना आ रहा है, रिसोर्स यूज़ कितना हो रहा है, तो वो किस पैटर्न में हो रहा है, ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कि जो प्रेजेंट प्लान है उसकी वीकनेसेस को देखा जाए कि अभी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में जितनी रिस्क हैं वो भी चेक करना चाहिए। उसके बाद फिर एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाना चाहिए, फिर एनालाइज़ किया जाना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उस ऑल्टरनेटिव प्लान की, और वो कितना प्रैक्टिकल है, और फिर इस तरह से कि ओके हमने कोई नया प्लान बनाया तो उसके कॉस्ट और रिटर्न्स कितने हैं, वो कितना ऑप्टिमम है, और कितना ज़्यादा रिटर्न्स वो दे सकता है किस तरह से, और कितना प्रैक्टिकल है वो फार्म सिचुएशन में। तो सारी तरह से उस ऑल्टरनेटिव प्लान को देखना चाहिए, इंक्लूडिंग रिस्क, लेबर, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी है। फिर उसके बाद फाइनली अगर हमें सब कुछ समझ में आता है तो अपना प्लान इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्म प्लानिंग और बजटिंग। नेक्स्ट हम फार्म क्रेडिट की बात करते हैं। तो फार्म क्रेडिट जो होता है ये एग्रीकल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट है, क्योंकि उसी से सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारे प्रोग्राम सब स्टार्ट होता है।
तो हमारे को इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक अच्छा क्रेडिट सिस्टम हो। तो फार्म क्रेडिट अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग, अलग अलग कितना पीरियड का है, तो उसके हिसाब से हमने फार्म क्रेडिट को 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है उसमें क्या आता है, जैसे कि वो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है और वो 15 महीने से कम का होता है। शॉर्ट टर्म नीड्स क्या हो सकती है फार्मर की, कि ओके उसे सीड्स लेना है, फर्टिलाइजर लेना है, वेजेस पे करनी है वर्कर्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो ऐसे लोन्स हार्वेस्ट के बाद रीपे कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट जो होता है वो मीडियम पीरियड के लिए लिया जाता है, जैसे 15 महीने से 5 साल तक। तो इसमें क्या होता है, ये वाला क्रेडिट किसके लिए लिया जाता है, जैसे अगर फार्मर को कोई कैटल परचेज करना है, पंपिंग सेट लेना है, कोई एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट लेना है, तो उस सब के लिए वो मीडियम टर्म क्रेडिट लेंगे। फिर आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट फार्मर 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं और उसमें वो मेन काम क्या होता है कि ज़मीन खरीदनी होनी है उनको। तो अगर या उसमें अगर उनके पास ज़मीन है उसको रिक्लेमेशन करना है, कुछ वेल्स या कुछ हॉर्टिकल्चर, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए फार्मर्स लेते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो हमारा जो ये क्रेडिट है इसका सोर्स हमारे बहुत सारे हैं। सोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारे आ जाएंगे कोऑपरेटिव्स या बैंक्स, जैसे कि नाबार्ड या आरबीआई या एसबीआई, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं। तो और जो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं उसमें हमारे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, जिनसे जनरली फार्मर्स लेते ही हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, प्रोवाइड करता है वो अलग अलग टाइप से अलग अलग टाइम पे। तो क्रेडिट फैसिलिटी के लिए फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी 1988 में, जो शॉर्ट टर्म फॉर्मल क्रेडिट देता था फार्मर्स को। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लोन्स भी दिए जाते हैं इरिगेशन के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, या लैंड डेवलपमेंट के, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी आई थी, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट देती थी फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे, और ये 2006-2007 में आया था और ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी अराउंड 2018-19 और 19-20 में। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव या रीजनल रूरल बैंक्स को दिया जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन, ताकि वो फंड्स यूज़ कर सकें और फिर रीफाइनेंसिंग कर सकें। और उसको इम्प्लीमेंट करता है नाबार्ड और आरबीआई। तो क्रेडिट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि इतना ज़्यादा रूरल क्रेडिट का स्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हुआ है, पर फिर भी जितना फार्मर्स को मिल रहा है क्रेडिट वो बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट है। तो एज़ कम्पेयर टू जितनी ग्रोइंग रिक्वायरमेंट है फार्मर्स की, उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट अभी भी बहुत इनसफिशिएंट है। और जो अमाउंट सैंक्शन होता है लोन का वो भी काफ़ी इनएडिक्वेट होता है। तो इस वजह से फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। जो गरीब फार्मर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इंस्टीट्यूशनल कवरेज की बहुत कम है, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ज़रूरी है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, और ये जो क्रेडिट सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है उन्हें मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जा सके, ताकि जो फंडिंग कैपेसिटी है वो सफिशेंट हो। मिडल मैन जहाँ भी हैं जो भी हैं उसको एलिमिनेट किया जाए। आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए सफिशेंट फंड अरेंज करे और मनी लेंडर्स पूरी तरह से हट जाए, और जो है फ्रॉड प्रैक्टिसेस को चेक किया जा सके। बैंक्स का जो क्रेडिट डिलीवरी का सिस्टम है उसको और सिंपल किया जाए, और जो क्रेडिट है उसको मॉनिटर किया जा सके कि पता चले कि एक्चुअल कितना लोन का यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। तो ऐसे सुपरवाइजरी मेजर्स भी होने चाहिए। एक ऐसा फॉर्मेट तैयार होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग प्लान्स और ऑल्टरनेटिव प्लान्स जो हैं उनके क्रेडिट को कंपेयर किया जा सके कि ओके किस में कितना ज़्यादा क्रेडिट चाहिए होगा। तो उससे क्या होता है कि फार्मर्स के जो क्रॉप कॉम्बिनेशंस होते हैं वो अच्छे से प्लान हो सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फार्म क्रेडिट को अच्छे से प्लान किया जाए। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी सेशन के कंटिन्यूएशन में, नेक्स्ट हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे फार्म एफिशिएंसी के बारे में, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आप बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।